नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज हो रही है। इसके साथ ही लोकसभा की 4 और विधानसभा की 12 सीटों के लिए हुए उपचुनाव के मतों की गिनती भी होगी। तो मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो रही है और निर्वाचन आयोग ने कोविड महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए मतगणना केंद्रों पर कोविड के कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य चुनाव अधिकारी को कोविड दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। आरटीपीसीआर या फिर रैपिड एंटीजन जांच के बिना किसी भी प्रत्याशी या फिर एजेंट को मतगणना कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। हालांकि कोविड टीके की दोनों खुराक लेने वाले लोगों को मतगणना कक्ष में जाने की अनुमति होगी। तो आपको बता दें कि तमिलनाडु, पुडुचेरी और बंगाल और साथ ही असम, ऐसे 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की मतगणना आज होने वाली है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि बंगाल में काफी ज्यादा हलचल देखी गई थी। आपको बता दें कि कांग्रेस, बीजेपी और साथ ही टीएमसी के बीच में ये मुकाबला देखा जा रहा है। पर जिस तरह से बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया, देखकर लगता है कि जो मुख्य मुकाबला है वो टीएमसी और बीजेपी के बीच ही है। और इसके साथ ही असम में भी आज मतगणना होनी है और काउंटिंग 8 बजे से शुरू हो चुकी है। और साथ ही चुनाव आयोग ने ये साफ कर दिया है कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही मतगणना होगी और साथ ही किसी तरह के जश्न मनाने पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। तो किसी तरह का कोई भी जश्न नहीं मनाया जाएगा। कोरोना के प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। आपको बता दें कि सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का काफी ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। और साथ ही मध्य प्रदेश के दमोह का भी आज उपचुनाव को लेकर मतगणना होनी है, जहां से अजय टंडन और साथ ही राहुल सिंह लोधी के बीच में मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है। और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, सैफुद्दीन जी। सैफुद्दीन जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। सैफुद्दीन जी, वैसे तो तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम में भी आज मतगणना होनी है, पर जो मुख्य फोकस है वो बंगाल में देखा जा रहा है। क्या लगता है कि 2 मई दीदी गई, जिस तरह के नारे लगा रही थी मोदी सरकार और बीजेपी सरकार, क्या वो सच होगा या एक बार फिर से ममता बनर्जी आएंगी? देखिए, लग रहा है बंगाल में जो ममता बनर्जी का ये हुआ था खेला हवे, तो खेला हवे के मुताबिक जिस तरह पब्लिक वहां पे रूट पड़े थे, लगता है कि बंगाल में इस बार भी ममता का सरकार आएगा जी। और बंगाल में गरीबों के लिए जिस तरह ममता बनर्जी जो भी सब कुछ ये किया है, तो गरीब लोग जितना भी ममता को लोग सोच रहे, देख रहे हैं, तो मुझे भी लगता है कि ममता बनर्जी भी इस बार सत्ता में आएगा। पर अगर हम 2018 की बात कर लें या फिर लोकल बॉडीज की बात कर लें, तो उस वक्त हमने देखा था कि कहीं ना कहीं टीएमसी सरकार डगमगाती हुई नजर आई थी। क्या लगता है वो भी असर विधानसभा चुनाव में देखा जा सकता है? देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी अकेले थे। जैसा भारतीय जनता पार्टी का जेपी नड्डा हो, नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, बंगाल में पूरी तरह 1.5 से 2 महीने रूट पड़े थे। तो सिंगल एक लेडी को हराने के लिए पूरा जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरा रूट पर थे। इसी के चलते उन थोड़ा सा घबरा गए थे उन्होंने। लेकिन सैफुद्दीन जी, बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने जाकर पश्चिम बंगाल में रैलियां की थी। प्रधानमंत्री खुद गए वहां पर, कई रैलियां की उन्होंने, कई जगह उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया। क्या लगता है उसका असर भी देखा जाएगा? क्योंकि पिछले अगर हम विधानसभा इलेक्शन की बात करें तो ज्यादा सीटें नहीं थी बीजेपी के पास में, पर अब जो दावा और वादा किया जा रहा है वो 200 पार के नारा लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। क्या लगता है पहले के मुकाबले सीटों में बढ़त मिल सकती बीजेपी को? हाँ, पहले से मुताबिक देखिए थोड़ा सा सीटों में बढ़ावट होगी। जैसा 60 से 80 सीट या 100 सीट बीजेपी लेगा, बाकी का 160 हो या 80 तक तो ममता बनर्जी को आएगा।
सैफुद्दीन जी, अगर हम आखिरी के 2 चरण की वोटिंग की बात कर ले तो कोरोना का प्रभाव काफी ज्यादा देखा गया उसमें। बाद में रैलियां भी रद्द कर दी गई और ऑक्सीजन के मुद्दे को उठाया गया। लगातार कोरोना का जो प्रकोप बढ़ा उसको लेकर मुद्दा बनाया गया। तो क्या लगता है कि जो आखिरी के 2 चरण हुए थे उसका भी प्रभाव उन वोटिंग्स पर पड़ेगा? जी जरूर पड़ेगा, इसलिए पड़ेगा पब्लिक हर तरफ से, पूरा इंडिया लेवल पे पब्लिक देख चुका है कोरोना का किस तरह 3 इंसान फैला है। जैसे ममता बनर्जी हो, नरेंद्र मोदी और अमित शाह हो। जिस टाइम पे कोरोना लाखों नहीं 3 लाख पार हो रहे थे, उसी टाइम पे इन लोगों का रैली चालू था। पर सैफुद्दीन जी देखिए, आप यहाँ हम नाराजगी की बात कर रहे हैं जनता की, पर ऐसे ही हालात हमने बिहार में भी देखे थे कि बेरोजगारी का मुद्दा काफी ज्यादा उठाया गया था वहां पर फिर भी हमने देखा कि बीजेपी की ही बढ़त थी। क्या लगता है कुछ ऐसे हालात भी बन सकते हैं? जी जरूर बन सकता है, इसलिए बन सकता है जैसे आखिरी का 2 चरण है, वो 2 चरण तो ममता बनर्जी का गढ़ है वहाँ पे। पिछले साल भी ममता बनर्जी का वहाँ पे सीट था, इस साल तो जरूर आएगा। हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सैफुद्दीन जी। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि एक बार फिर से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनती हैं या इस बार ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ता है। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने काफी दमखम के साथ में चुनाव प्रचार किया था। तो कई सारे राज्यों की आज मतगणना होनी है। आपको बता दें कि बीजेपी का जो फोकस है वो पश्चिम बंगाल पर ही देखा जा रहा है और साथ ही असम में भी मतगणना होनी है, साथ ही तमिलनाडु में भी आज मतगणना होनी है, पुडुचेरी में भी मतगणना शुरू हो चुकी है। तो अगर बंगाल की बात कर लें तो इस बार मुस्लिम मतदाता, ममता बनर्जी, मोदी सरकार, ये सारे जो मुद्दे थे वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण देखे गए। अगर एग्जिट पोल की बात कर लें तो जो एग्जिट पोल आया था उसमें एक बार फिर से ममता बनर्जी को ही बढ़त दिखाई गई थी। पर जैसा कि कई बार एग्जिट पोल के नतीजे भी गलत साबित होते हैं, तो जब तक नतीजे नहीं आ जाते कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। तो वोटिंग शुरू हो चुकी है और कुछ ही घंटे में नतीजे आ जाएंगे। और बंगाल का चुनाव इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि अब तक जो नेता चौधरी जुड़े हैं, वैसे तो फिर भी क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं पश्चिम बंगाल से? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जैसे संपर्क टूट गया है दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। चुनाव आयोग काफी ज्यादा सख्त दिखाई दे रही है क्योंकि कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी को लेकर एक गाइडलाइन भी जारी की गई है और वो भी और बंगाल
कोरोना काल में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच महामुकाबला है और ममता बनर्जी 10 साल से सत्ता में है और बीजेपी इस बार टक्कर दे रही है और यही कारण था कि दिग्गज नेता वहां बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने पहुंचे। तो कुछ ही देर में रुझान आने अब शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कि पहले मत पत्रों की गिनती होगी, उसके बाद में ईवीएम की गिनती शुरू होगी, ईवीएम के मतों की गिनती शुरू होगी। तो लोकसभा चुनाव में मिली अपार सफलता के बाद बीजेपी बार बार ये दावा कर रही है कि इस बार पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें बीजेपी के पाले में होंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा ने पूरी ताकत के साथ प्रचार किया है। तो वहीं ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में भी मैदान में दिखाई दे रही। और कोलकाता से संवाददाता जय चौधरी जुड़ गए हैं। जय, क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि इतनी मेहनत जो हम देख रहे थे कि दमखम के साथ पार्टियां चुनावी मैदान में उतरी थी, उसका रिजल्ट आना है आज। जी अमनदीप, मैं आपको बता दूं कि दोनों ही दलों के जो उम्मीदवार हैं उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है आज के दिन और दोनों ही दल के उम्मीदवार अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं कि वो विजयी होंगे। एक तरफ भाजपा के उम्मीदवार है, उनका ये मानना है कि वो 100% जो है विजयी होंगे और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार है, उनका भी ये मानना है कि वो भी 100% विजयी होंगे। अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे होता है क्या, क्योंकि जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे धीरे धीरे मतगणना शुरू होगी, रुझान आएंगे, उसके बाद से तस्वीर जो है उभर के सामने आएगी कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार जो है वो बनने जा रही है। वाकई में जय, कुछ ही देर में अब ये साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है पश्चिम बंगाल में। पर अक्सर देखा जाता है कि जिस दिन मतगणना होती है उस दिन बीजेपी कार्यालय हो, वहां पर भारी भीड़ देखी जा रही है। तो साथ ही जैसे कि चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की है, किस तरह की हलचल देखी जा रही है बीजेपी कार्यालय पर? जी मैं आपको बता दूं कि कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए इस वक्त जो है कि किसी भी चुनाव ये पार्टी कार्यालय के आगे कहीं भी कोई भीड़ नहीं है और पार्टी कार्यालय के आगे किसी भी तरह का उत्साह या जश्न का माहौल नहीं है, क्योंकि कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन हो रहा है और पश्चिम बंगाल में इस समय आंशिक लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के वजह से कोविड गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है ताकि इसके संक्रमण को रोका जा सके। और चुनाव आयोग के तरफ से भी साफ हिदायत दी गई है, ये नोटिस जारी किया गया है कि किसी भी तरह का उत्सव जो है वो नहीं किया जाएगा और न ही विजय उत्सव मनाया जाएगा। तो जय, रुझान आने शुरू हो गए हैं, वो भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि तृणमूल 12 पर है तो वहीं कांग्रेस 7 पर है। और आपको बता दें कि बाकी जो अन्य पार्टियां हैं, जैसा कि पहले ही कहा जा रहा था कि मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच में है, तो वही देखा जा रहा है। जय, वोटिंग की मतगणना अब शुरू हो चुकी है, पहला रुझान क्या कुछ कहता है? देखिए, पहला रुझान जो सामने आ रहा है वो तृणमूल के पक्ष में आ रहा है। जी, तृणमूल कांग्रेस, जैसा कि हमारे इसमें एग्जिट पोल में भी देखा गया है कि तृणमूल की सरकार बनते हुए नजर आ रही थी। कुछ एक एग्जिट पोल जो है भाजपा की सरकार, भाजपा को बहुमत दिखा रहे थे, तो कुछ एक जो एग्जिट पोल है वो तृणमूल को बहुमत दिखा रहे थे। तो अभी शुरुआती दौर पे ये देखा जा रहा है कि तृणमूल को बढ़त मिलते हुए नजर आ रही है। जय, आप बने रहिएगा, पहला रुझान आ गया है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं कि तृणमूल जो कांग्रेस है वो 12 सीटों से आगे चल रही है, कांग्रेस 7 पर है, तो वहीं लेफ्ट की अगर बात करें तो वो 0 पर है, बीजेपी भी अभी 0 पर ही बनी हुई है और अन्य की अगर बात करें तो वो भी 0 पर है। जय, जो हम देख रहे थे कि चुनावी मैदान में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुख्य मुकाबला देखा जा रहा था, पर जो पहले रुझान सामने आए हैं वो तो कुछ और ही कहते हैं। तृणमूल 12 पर है तो वहीं कांग्रेस 7 पर। क्या पहले की तरह ही तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है?
देखिए अमनदीप, ये शुरुआती रुझान है और धीरे धीरे जैसे जैसे तस्वीर सामने आएगी, जैसे जैसे मतगणना होगी, आगे की मतगणना होगी, वैसे वैसे तस्वीरें कुछ अलग होगी। ठीक है जय, पर हमने जो आखिरी के चरण थे उसमें ये देखा कि जो जमीनी स्तर के मुद्दे थे उनको काफी भुनाने की कोशिश की गई थी, जैसे कि कोरोना का मुद्दा हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, बिगड़ते हालात हो गए। इन मुद्दों को काफी कुछ भुनाने की कोशिश की और सीधे सीधे टीएमसी इसको लेकर बीजेपी पर आरोप लगाती रही। तो क्या आखिरी के 2 चरण में उसका भी प्रभाव देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, आखिरी के 7वें और 8वें चरण के मतदान जो हुए हैं उसमें बीजेपी को खासा नुकसान दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 7वें और 8वें चरण में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने कोरोना को लेकर मोर्चा खोला था और शायद उसमें वो कामयाब भी हुई। और साथ ही जय, जो हिंदू मुद्दा रहा है हमेशा से, उसको भुनाने की बीजेपी ने भी कोशिश की थी और साथ ही उसी मैदान में फिर ममता बनर्जी भी खेलती हुई दिखाई दी थी, जिस तरह से उन्होंने बाद में फिर चंडी पाठ भी किया। तो क्या लगता है जो यहाँ पर हिंदू कार्ड खेला जा रहा था उसका फायदा किसी पार्टी को मिल सकता है? देखिए पश्चिम बंगाल जो राज्य है उसमें हिंदू कार्ड कोई फैक्टर नहीं है, क्योंकि हिंदू के ऊपर यहाँ वोट नहीं दिए जाते हैं, यहाँ विकास के ऊपर वोट होता है और इस बार भी हिंदुत्व कार्ड बहुत एक बड़ा फैक्टर नहीं होगा। जय, जमीनी स्तर पर आपने ये पूरा इलेक्शन कवर किया है, आपने हर एक जिले की बात करूं या फिर मैं हर एक क्षेत्र की बात करूं, आपने सभी जगह से इलेक्शन को कवर किया, आप वहां के मुद्दों को बेहतर जानते हैं। मैं चाहूंगी आपको क्या लगता है, आप वो बताएं कि क्या एक बार फिर से ही टीएमसी बढ़त बनाती हुई जैसे कि अभी देखी जा रही है, तो क्या एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार ही बनेगी या फिर कहें कि राज्य सरकार से कुछ नाराजगी वहां के लोगों में देखी गई? देखिए कहीं ना कहीं नाराजगी तो राज्य सरकार के खिलाफ थी, लेकिन जिस हिसाब से जिस तरह से चुनाव का माहौल बना था, नतीजे अगर उस तरह से बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो बीजेपी की सरकार बन सकती है। लेकिन इस वक्त ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस जो है वो सत्ता में है और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जो है मिट्टी अभी तक छिपती नहीं है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार चली जाएगी और भाजपा की सरकार आ जाएगी, ये जल्दबाजी होगा। जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे, जैसे जैसे थोड़ा समय बीतेगा, वैसे वैसे तस्वीर क्लियर होगी कि किसको बहुमत मिल रहा है। और अभी शुरुआती दौर पे देखा जाए तो बीजेपी शून्य पर है, जबकि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस को बढ़त मिलते हुए नजर आ रही है। तो ये कहीं मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है। जय, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी की कोशिशें तो हमने देखी, कांग्रेस की क्या कुछ स्थिति देखी गई? जय, आप हमारे साथ में बने रहिएगा। एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं कि कांग्रेस 3 सीटों पर और बीजेपी 3 सीटों पर आगे है। तृणमूल में एडीएमके 1 सीट पर आगे है, तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस 16 सीटों पर आगे है। तो रुझान आने अब शुरू हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस 16 सीटों पर आगे है और बीजेपी 11 सीटों पर आगे है। असम में कांग्रेस 3 सीटों पर आगे है, तो वहीं बीजेपी 3 सीटों पर आगे है। जय हमारे साथ में बने हुए हैं। जब कांग्रेस की स्थिति पर अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में कैसी स्थिति देखी गई कांग्रेस की? देखिए इस बार पश्चिम बंगाल में तकरीबन 30% जो वोटर थे वो साइलेंट वोटर थे, तो उनका मिजाज पढ़ पाना काफी मुश्किल था। किसी भी न्यूज चैनल के पत्रकारों के लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि 30% वोटर बिल्कुल साइलेंट थे और कांग्रेस जो साइलेंट मोड में अपना काम कर रही थी, संयुक्त मोर्चा उन्होंने बनाया वामपंथियों के साथ में और कुछ मुस्लिम वोट भी जो है कांग्रेस के तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका फायदा कहीं न कहीं मुस्लिम वोट का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। जब मुस्लिम वोट के साथ साथ महिलाओं के वोटों पर भी इस बार राजनीति देखी गई, अपने अपने पाले में सबने खींचने की कोशिश की महिलाओं के वोटों को, उनका असर क्या कुछ देखा जा सकता है? क्योंकि देखिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो बाकी जितने भी राज्यों में इलेक्शन होते हैं उनका खास फोकस होता है महिला वोटों पर। तो क्या लगता है पश्चिम बंगाल में कुछ असर होगा? जी मुझे नहीं लगता है कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई जादू चला है।
क्योंकि अब तक के जो समीकरण जो सामने आ रहे हैं उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महिला वोटर जो है तृणमूल की तरफ सबसे अधिक झुकान हुआ है। जय, आप बने रहिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी और तमिलनाडु रुझान आने शुरू हो गए हैं सभी राज्यों से, और आज स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन से राज्य में किसकी सरकार बनती है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में किसकी सत्ता होगी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। एक नाम जिसके सपने ने दिया देश को एक नया मुकाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वही मुकाम आपको दिलाएगी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। Come aboard and nurture your talent to succeed in science and technology, humanities, social sciences, arts and sports. Join Dr. APJ Abdul Kalam University Indore. Further details, contact 1800-300-26072. महर्षि उपदेशामृत प्रवाह। देखिए स्वराज एक्सप्रेस में प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे से। Sri Sathya Sai University is the fastest growing university of Madhya Pradesh. हर स्टूडेंट मेहनती और टैलेंटेड होता है। जरूरत है तो बस एक अच्छे गाइडेंस की, जो उन्हें मिलती है श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज में। Admission guidance for courses like engineering, pharmacy, computer, commerce, management, arts, education, polytechnic, paramedical, homeopathy, law and agriculture. श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी सीहोर। Call 9826293590. सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। Bhabha University Bhopal is recognized as the top leading institution of Madhya Pradesh, which advances your career in education. Bhabha University is right for you, as we choose career before anything. It is the best place to explore dreams and discover yourself, as we provide you the 50 acres of lush green campus, top leading recruiters for placement, high-tech laboratories, excellent and trained faculty, strong academic, international immersion programs, various scholarships and many more. Bhabha University is the emerging university of Madhya Pradesh. Join Bhabha University as your future begins here. For further details, contact 9165025500. देश में कोरोना के लगातार बढ़ते केसों के बाद अब हर ओर है कमाल। सूर्य साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। इतनी भयावह स्थिति की आखिर वजह क्या है? कह पाना कठिन है कि वास्तव में कारण क्या बना। अचानक से जो है जब इस तरह के केसेस बढ़ते हैं तो सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। पिछली बार के सिम्टम्स और इस बार के सिम्टम्स में अंतर? थकावट, पेट में दर्द, उल्टियां, दस्त, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स है जो इस बार देखने को मिल रहा है। पिछले बार भी थे, लेकिन इस बार शायद ज्यादा नजर आ रहे हैं। वैक्सीन उसी रफ्तार से आप लोग लगा रहे हैं? वैक्सीन है आपके यहाँ की कोविशील्ड है? अभी सरकार हमको कोविशील्ड ही दे रही है। राष्ट्रीय स्तर पे 3-4 छोटे राज्यों को छोड़ के प्रतिशत वैक्सीनेशन का आबादी में छत्तीसगढ़ काफी आगे है। रेशियो भी बढ़ा है इस बार। इंडिया में जो केस फैटेलिटी रेट है वो अन्य देशों से कम है। मैं आपसे सवाल विपक्ष के आरोपों पे कर रहा हूँ। इस समय कोरोना की दूसरी लहर आ रही थी, उसी दौरान रायपुर में क्रिकेट का मैच हुआ। ये भी तो कहीं न कुछ जिम्मेदार तो नहीं? महाराष्ट्र में तो कोई क्रिकेट मैच ऐसे नहीं हुए। वहाँ कोरोना इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? कर्नाटक में नहीं हुए, दिल्ली में नहीं हुए। क्रिकेट मैच की बात को लेके अगर ये हम बात ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करेंगे दमोह की। 17 अप्रैल को संपन्न हुए दमोह विधानसभा का उपचुनाव की मतगणना पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है। मतगणना से पहले प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। 3 अलग-अलग कमरों में मतगणना हो रही है। निरीक्षण के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता और
मतगणना अभिकर्ताओं का कोविड-19 टेस्ट कराया गया, जिसके बाद ही उन्हें प्रवेश दिया गया। तो सुबह 8 बजे से दमोह की उपचुनाव को लेकर मतगणना शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि यहाँ जो मुख्य मुकाबला है वो अजय टंडन और राहुल सिंह लोधी के बीच में देखा जा रहा है। सुबह 8 से 8:30 बजे तक पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी, उसके बाद में ही ईवीएम में कैद मतों की गिनती होगी। तो कुछ ही देर में दमोह की स्थिति भी साफ हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ मध्य प्रदेश में एक ही सीट पर उपचुनाव होना है और उसको लेकर जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस ने दमखम के साथ चुनावी प्रचार किया, उसको देखकर लगता है कि कई सारे दिग्गज नेताओं की जो साख है वो आज दांव पर लगी हुई है। और ग्राउंड जीरो से हमारे साथ संवाददाता लक्ष्मीकांत जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत, मध्य प्रदेश में एक सीट पर उपचुनाव हुआ था और उसी को लेकर आज मतगणना जारी है, पर कई सारे दिग्गजों की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। निश्चित रूप से अमरजीत जी, मध्य प्रदेश का इकलौता उपचुनाव है, विधानसभा का दमोह में बन हुआ है और मतदान के बाद आज मतगणना है। 17 अप्रैल को मतदान हुआ था, आज सुबह से डाक मतपत्रों की गणना शुरू हो गई है। अभी कुछ देर बाद डाक मतपत्रों का परिणाम सामने आ जाएगा। इसके बाद कुल 26 राउंड चलेंगे दिन भर, जो रात 9 बजे तक लगातार चलेंगे। प्रत्येक राउंड में 30 से 40 मिनट लगने का समय है। यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस की ओर से था। हालांकि कुल प्रत्याशी 22 जो है मैदान में थे, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस की अजय टंडन और बीजेपी के राहुल सिंह की। अभी डाक मतपत्रों के बाद इनके मशीनों से गिनती शुरू हो जाएगी। कुल 26 राउंड होंगे और 26 राउंड लगातार जिस तरह से होंगे तो उसे माना जा रहा है कि रात 9 बजे के बाद अंतिम परिणाम सामने आएगा। बहरहाल यहाँ पूरे प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार लगी रही। बीजेपी के सारे वरिष्ठ पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के दमोह में लगे रहे, तो निश्चित रूप से यह उनके लिए बहुत ही अहम है। और इसके अलावा जो कांग्रेस के हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और इनके अलावा भी अन्य जो नेता हैं वह दमोह में रहे हैं। जिस वजह से दमोह आए थे, उन्होंने काफी प्रचार प्रसार किया था। कोविड-19 के नियमों का यहाँ पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। आज मतगणना के दौरान जिले भर के अधिकारियों को यहाँ पर लगाया गया है। कलेक्टर करण राठी के निरीक्षण में जो मतपत्र है उसकी गणना शुरू कर दी गई। लक्ष्मीकांत, 8 से 8:30 बजे के बीच में मतपत्रों की गिनती होनी थी, तो कब तक पहला रुझान आ सकता है? पहला रुझान 9:30 बजे के लगभग आने की उम्मीद है और ईवीएम मशीनों के अनुसार 10 से 11 बजे के बीच पहला जो राउंड है उसका रुझान भी सामने आ जाएगा। और पहले रुझान से ही स्थिति कुछ करने लगी थी। मतदाताओं ने अपना मतदान किया है। हालांकि आपसे राउंड तक काफी कसम तक की स्थिति रहती है, क्योंकि पिछले बीते विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि जयंत मलैया प्रत्येक राउंड में सबसे आगे चली थी और शहर से 56 की लीड देने के बाद जब लास्ट में आखिरी राउंड में पहुंचे तो वहां राहुल सिंह उनसे काफी आगे निकल गए और उनकी 798 वोटों की जीत हो गई। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कुल 26 राउंड है, कुल 26 राउंड में क्या स्थिति बनती है अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी। लक्ष्मीकांत, कोरोना के प्रोटोकॉल का कितनी सख्ती से पालन किया जा रहा है? निश्चित रूप से कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। यहाँ पर लोगों को मास्क, हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर लोगों को मास्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जो भी अभी करता है वह मास्क लगा करके पहुंच रहे हैं। सैनिटाइजर की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। सैनिटाइजर के अलावा यहाँ पर 6 लोगों का सदस्य यहाँ पर विशेष रूप से लगाया गया है। ये सारे लोग यहाँ मास्क लगाकर ही लोगों को अंदर जाने दे रहे हैं। सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, बिना सैनिटाइजर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा तापमान भी सभी का चेक किया जा रहा है। यदि किसी को भी कोई शंका होती है तो उसे यहाँ से अंदर जाने में अनुमति नहीं दी जाती है। हालांकि कल जो कोविड टेस्ट भी किया गया था उन्हीं लोगों को अनुमति दी गई थी जो कोविड टेस्ट में पास हुए। आइए हम इनसे बात करते हैं किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई, किस तरह की व्यवस्था की गई। यहाँ लोगों को जो आ रहे हैं उनकी एंट्री की जाती है, उसके बाद उनको सैनिटाइज किया जाता है। सैनिटाइज करवा के उनका थर्मल टेम्परेचर दिया जाता है। जिनका टेम्परेचर ज्यादा आता है 38 ज्यादा तो उनको अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति निकला? अभी तक तो कोई नहीं आया जिसका ये सबके लिए लागू है? सबके लिए लागू, चाहे पत्रकार हो, कर्मचारी हो, के लिए कर्मचारी हो, पत्रकार हो, एजेंट हो, कैंडिडेट हो, सभी के लिए लागू। तो आपने देखा इस तरह से सभी का टेम्परेचर भी नापा जा रहा है। साथ ही यहाँ सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, मास्क की व्यवस्था की गई है, तभी उसको अंदर जाने मिलता है। निश्चित रूप से अमनजीत जी,
यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद है और भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाया गया है। विजय बिस्वा जो थाना प्रभारी है, आइए हम उनसे भी बात करते हैं किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ की गई है, किस तरह के लोगों को अंदर जाने दिया गया है। थाना प्रभारी है कि अलग अलग गेट से एंट्री दी जा रही है। एक गेट से केवल कार्यकर्ताओं को जो अभी करता है उनको एंट्री दी गई है, एक गेट से पत्रकारों को, एक गेट से कर्मचारियों को एंट्री दी गई है। अलग अलग लक्ष्मीकांत, रिजल्ट के दिन अक्सर देखा जाता है कि कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे होते हैं, जश्न मनाने की तैयारियां पहले से ही शुरू हो जाती हैं। हालांकि कोरोना की गाइडलाइन है, तो क्या इसको लेकर क्या कुछ सख्ती पुलिस के द्वारा देखी जा रही है? क्या कोई माहौल देखा जा रहा है जश्न का? जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर तरुण राठी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं, किसी भी तरह का कोई भी प्रत्याशी अगर विजयी होता है तो विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। यदि विजय जुलूस निकालने की कोशिश भी की जाती है तो उसे तत्काल अरेस्ट किया जाएगा और उसके खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा। इससे यह पहले ही स्पष्ट हो चुका है कि किसी भी तरह से किसी को भी विजय जुलूस निकालने की अनुमति नहीं है। निश्चित रूप से जब कोई भी जो प्रत्याशी विजयी होगा, जब प्रमाण पत्र लेने जाएगा तो उसके साथ केवल 2 लोगों को ही अनुमति होगी जो प्रमाण पत्र लेने पहुंचेंगे। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं होगी। अमन जी। लक्ष्मीकांत, काफी जमीनी स्तर से आपने ये इलेक्शन पूरा कवर किया है, बाई इलेक्शन। क्या लगता है जनता इस बार किस पर अपना भरोसा दिखाने वाली है? कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? अभी तक तो कह पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 2,49,808 कुल मतदाता थे, जिसमें से 1,44,000 के लगभग मतदाताओं ने अपना मतदान का उपयोग किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जिले भर में कुल विधानसभा क्षेत्र में कुल 59.0% मतदान हुआ था। ये काफी कसम कसी में चुनाव पूरा पूरा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों से अगर वैसे देखा जाए तो रुझानों के अनुसार वहाँ से बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा था, लेकिन शहरी क्षेत्र में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है। हालांकि अभी कुछ घंटे और हैं, कुछ घंटों बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा प्रत्याशी विजयी रहा है, लोगों ने किसके चेहरा बांधा है। लक्ष्मीकांत, अगर प्रत्याशी की बात करें तो अजय टंडन की वहां के रहवासियों पर पकड़ काफी ज्यादा मजबूत देखी जाती है, क्योंकि कांग्रेस के 10 साल तक वो जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं कांग्रेस कमेटी के। क्या लगता है उसका फायदा मिलेगा? निश्चित रूप से वो बहुत राजनीतिक खिलाड़ी हैं, बचे हुए खिलाड़ी हैं, राजनीति लंबे समय से करते आ रहे हैं। उनके पिताजी और उनके चाचा लगातार अलग अलग पदों पर रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं और क्या जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। इन्हें पूर्व में 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ने का अच्छा अनुभव भी है, तो निश्चित रूप से इसका फायदा भी उन्हें मिल सकता है। राहुल से चूंकि कांग्रेस में थे और वह कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिसके कारण से यह उपचुनाव हुआ है। और अब तो स्थिति बनेगी, वह आने वाला कुछ घंटे बाद हमें स्पष्ट हो जाएगा कि राहुल को क्या हुआ, वह जीते या हारे, क्योंकि निश्चित रूप से पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होना, फिर चुनाव लड़ना काफी कठिन माना जाता है। हालांकि कुछ देर बाद परिणाम आएंगे तो निश्चित रूप से स्पष्ट हो जाएगा। और लक्ष्मीकांत, नाराजगी की भी बात कही जा रही थी, क्योंकि दल बदलने का ये मामला सामने आया था, उसके बाद में कहा जा रहा था कि रहवासियों में नाराजगी है राहुल सिंह लोधी को लेकर। तो क्या वो भी देखी गई इलेक्शन के वक्त? लक्ष्मीकांत से संपर्क छूट गया है। लक्ष्मीकांत से दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे, पर फिलहाल आपको बता दें कि जो रुझान है वो पश्चिम बंगाल में भी अब आना शुरू हो गए हैं। दमोह में कुछ ही देर में स्थिति साफ हो जाएगी। आपको बता दें कि पहला रुझान 9:30 बजे के करीब आएगा और अभी तक अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो 38 सीटों से तृणमूल कांग्रेस आगे है और कांग्रेस 0 पर है। बात करें लेफ्ट की तो वो 0 पर है और बीजेपी 33 सीटों से आगे है। तो चुनाव को लेकर क्या कुछ परिणाम होंगे, पल पल की अपडेट स्वराज एक्सप्रेस आप तक पहुंचाता रहेगा। पर फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक
आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी भोपाल, मोस्ट अवार्डेड यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां 105 एकड़ के विशाल कैंपस में स्टूडेंट्स को मिलती है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम, हाईटेक लैब, हाइजीनिक फूड फैसिलिटी और सीसीटीवी सिक्योर्ड हॉस्टल। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी इज द मोस्ट इनोवेटिव यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहाँ के रिसर्च को मिलता है भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। उच्च शिक्षा के क्षेत्र की नई पहचान। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, भोपाल। फॉर एडमिशन डिटेल कॉन्टैक्ट 180027003220। देश में कोरोना के लगातार बढ़ते केसों के बाद अब हर ओर भय का माहौल। सूर्य साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। इतनी भयावह स्थिति की आखिर वजह क्या है? कह पाना कठिन है कि वास्तव में कारण क्या बना। अचानक से जो है जब इस तरह के केसेस बढ़ते हैं तो सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। पिछली बार के सिम्टम्स और इस बार के सिम्टम्स में अंतर? थकावट, पेट में दर्द, उल्टियां, दस्त, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स है जो इस बार देखने को मिल रहे हैं। पिछले बार भी थे लेकिन इस बार शायद ज्यादा नजर आ रहे हैं। वैक्सीन उसी रफ्तार से आप लोग लगा रहे हैं? वैक्सीन है आपके यहाँ की कोविशील्ड है? अभी सरकार हमको कोविशील्ड ही दे रही है। राष्ट्रीय स्तर पे 3-4 छोटे राज्यों को छोड़ के प्रतिशत वैक्सीनेशन का आबादी में छत्तीसगढ़ काफी आगे है। रेशियो भी बढ़ा है इस बार। इंडिया में जो केस फैटेलिटी रेट है वो अन्य देशों से कम है। मैं आपसे सवाल विपक्ष के आरोपों पे कर रहा हूँ। इस समय कोरोना की दूसरी लहर आ रही थी, उसी दौरान रायपुर में क्रिकेट का मैच हुआ। ये भी तो कहीं न कुछ बात तो नहीं। महाराष्ट्र में तो कोई क्रिकेट मैच ऐसे नहीं हुए। वहाँ कोरोना इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? कर्नाटक में नहीं हुए, दिल्ली में नहीं हुए। क्रिकेट मैच की बात को लेके अगर ये हम बात कहते हैं तो शायद तार्किक ना लगे। जो व्यवस्था जिस गति से सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। हर स्टूडेंट मेहनती और टैलेंटेड होता है। जरूरत है तो बस एक अच्छी गाइडेंस की, जो उन्हें मिलती है श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज में। Admission guidance for courses like engineering, pharmacy, computer, commerce, management, arts, education, polytechnic, paramedical, homeopathy, law and agriculture. श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी सीहोर। Call 9826293590. SRK University is one of the oldest university of Madhya Pradesh with well qualified and experienced faculty. 25 सालों से मध्य प्रदेश की विश्वसनीय यूनिवर्सिटी। कोर्सेज ऑफर्ड इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, नर्सिंग, होम्योपैथी, डेंटल, पैरामेडिकल, PhD रिसर्च एंड अदर प्रोफेशनल एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज। Contact 7024144981 और 828384। देश का कोई हिस्सा ऐसा ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात अब करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आज पंचायत चुनाव की मतगणना हो रही है, लेकिन जीत के बाद जश्न पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी काउंटिंग की इजाजत देते हुए कहा है कि जो प्रोटोकॉल हमारे सामने रखा गया है उसका पूरी तरह से पालन होना चाहिए। मतगणना केंद्र के बाहर सख्त कर्फ्यू हो और कोई विजय रैली ना निकाली जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा है कि 800 मतगणना केंद्र हैं, मगर हम मतगणना की अनुमति देते हैं, तो क्या हमें हर केंद्र के लिए किसी एक अधिकारी का नाम बताया जा सकता है जो प्रोटोकॉल पालन के लिए जवाबदेह होगा? तो पंचायत चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर आज जो नतीजे आने हैं आपको बता दें कि जैसा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है और साथ ही जो केंद्र है उनकी जनसंख्या ज्यादा है। वोट भी यहां पर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा थे और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मुरादाबाद से संवाददाता सलमान जुड़ गए हैं। सलमान, पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना जारी है, पर जो मुख्य फोकस है वो प्रोटोकॉल का पालन कैसे होगा इसको लेकर देखा गया, तो क्या कुछ तस्वीरें देखी जा रही हैं? क्या जो आदेश दिए थे चुनाव आयुक्त ने उसका पूरी तरह से पालन हो रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि आज मुरादाबाद में पंचायती चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है, जिसमें 8 ब्लॉकों में 177 टेबलें लगाई गई हैं। अगर मैं प्रोटोकॉल की बात करूं तो अभी सुबह का टाइम है तो थोड़ा सा प्रोटोकॉल दिखाई दे रहा है। अब ये प्रोटोकॉल कब तक मेंटेन रहेगा ये तो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि ऐसी मतगणना स्थल पर ज्यादा भीड़ नहीं नजर आ रही है। जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे मतगणना स्थल पर भीड़ बढ़ती जाती है, मगर प्रशासन की बात करें तो
विजय जुलूस पे बिल्कुल पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है और मतगणना स्थल से 200 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग करके किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है। सलमान, रुझान आना कब से शुरू होंगे? अगर निर्णय की बात करें तो निर्णय लगभग 12 बजे के बाद से आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ मुरादाबाद की अगर हम बात करें तो 643 ग्राम पंचायत है, बीटीसी 972 बीडीसी संख्या है, ग्राम पंचायत में 8411 और जिला पंचायत 39 सीटें हैं, जिसको लेकर लगभग 12 बजे के बाद नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, ऐसा माना जा सकता है। सलमान, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखिएगा। आगरा से मनोज चाहर भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ ताजा अपडेट? जी, मैं बता दूं कि जिस तरीके से आज त्रिस्तरीय चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है, तो मैं आगरा की बात करूं तो आगरा में 15 ब्लॉकों में 300 टेबलों पर 14.5 लाख मतों की गिनती आज शुरू होगी। सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो गई है। मैं बता दूं कि आपको आगरा में करीब 20.5 लाख वोटर है, जिसमें से 14.5 लाख वोटरों ने अपने मत का प्रयोग किया था, जिसमें गिनती में मतगणना की शुरुआत में एक टेबल पर 1 सुपरवाइजर, 2 सुपरवाइजर और 2 सहायक सहित अन्य 5 कर्मचारी एक टेबल पर मतगणना करेंगे, जिसमें वही मतगणना के लिए 300 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और 136 रिटर्निंग अधिकारियों की तैनाती की गई है। वहीं जिस तरीके से आपको बताऊं, क्षेत्र पंचायत सदस्य के पहले चुनाव रुझान आना शुरू होगा, फिर उसके बाद ग्राम प्रधान के परिणाम आना शुरू होगा। अब 23 घंटे के बाद जिला पंचायत सदस्य का परिणाम आना शुरू होगा। तो मैं बता दूं आपको, कोरोना जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने जो मंजूरी दी है, रेट भी दायर हुई थी, तो जिसको लेकर कोरोना गाइडलाइन को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन जिस तरीके से आगरा के अंदर जो कोरोना गाइडलाइंस का पालन है, मास्क तो सब लोग लगा रहे हैं, लेकिन 2 गज की दूरी का पालन कोई नहीं कर रहा है। और इससे पहले भी ये निर्देश प्रशासन द्वारा निकाल दिया गया था ताकि जो भी मतगणना स्थल पर एजेंट आएगा उसकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। अगर RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव नहीं होगी तो उसको मतगणना स्थल पर, चाहे वो प्रत्याशी हो चाहे एजेंट हो, उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। जिस साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि जिस तरीके से आगरा प्रशासन कोविड नियमों को लेकर दावे कर रहा है। तो मनोज, जो प्रोटोकॉल जारी किया था, गाइडलाइन जारी की गई थी, उसका उतनी ही सख्ती के साथ में पालन देखा जा रहा है? जी बिल्कुल नहीं। प्रशासन के चंद कर्मचारी, चंद पुलिसकर्मी प्रत्येक ब्लॉकों पर लगे हुए हैं। जो काउंटिंग हो रही है उन स्कूलों पर या ब्लॉकों पर लगे हुए हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो भीड़ है, भीड़ बेकाबू होती जा रही है। भीड़ लगातार लाइन में लगी हुई है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। तो पुलिसकर्मी सिर्फ मुंह दर्शक बने खड़े हैं, ना तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रहे हैं और ना ही पर मनोज, कुछ चुनिंदा लोग ही थे जिनको केंद्रों पर जाने की अनुमति दी गई थी, फिर भीड़ क्यों लगी हुई है? क्या फिर कार्यकर्ता या फिर आम जनता भी केंद्रों पर पहुंच रही है? देखिए, ये ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव है, जिसको लेकर ग्रामीण बड़े आक्रोशित नजर आते हैं और बड़े उत्साहित नजर आते हैं। तो ग्रामीणों की संख्या जो है, एक प्रत्याशी के साथ लगभग 100 से 150 प्रत्याशी के साथ जो ग्रामीण जाते हैं, उसको लेकर कोई भी तैयारी पुलिस द्वारा नहीं की गई है। तो जो ग्रामीणों के पंचायत की जो पदाधिकारी हैं, जो स्थानों पर चुनाव लड़े हैं, उनके साथ जो भीड़ गांव की आई है, उसको रोकने के लिए प्रशासन की कोई तैयारी नहीं है। यही कारण है कि आगरा के अंदर जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर अगर मनोज, कोरोना को लेकर हालात काफी ज्यादा बेहाल हैं। क्या कोई भी जिम्मेदार नहीं है जो यहाँ जो मौजूद जनता है उसको हिदायत दे सके और बताए कि कोरोना का प्रोटोकॉल है उसका पालन करना है? जी बिल्कुल। अभी सिर्फ पुलिसकर्मियों की, चंद पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है और ना ही उसका कोई पालन कराया जा रहा है। जो भीड़ गिरती है उसको 2 गज की दूरी का संकेत दिया जा रहा है, ना ही उसको दिशा निर्देश दिया जा रहा है। जिस तरीके से वीडियो मैंने जो भेजा है उसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें वीडियो में लगी हुई हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एजेंट बिल्कुल मनोज, तस्वीरों में तो हम देख पा रहे हैं। क्या उन भीड़ में प्रत्याशी भी मौजूद हैं? जी बिल्कुल, प्रत्याशी, एजेंट, ये सारे लोग उस भीड़ में मौजूद हैं जो अपनी बारी का अंदर जाने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन द्वारा RT-PCR की रिपोर्ट चेक करने के बाद ही अंदर दिया जा रहा है। इसमें कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिनकी RT-PCR नेगेटिव नहीं आई है, अभी रिपोर्ट नहीं आई है, तो उन प्रत्याशियों को अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। तो वो प्रत्याशी अंदर जाने मनोज, के लिए बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखी जा रही है। आप नजर बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे और सुबह अगर ये हाल है
तो दिन में क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी, ये भी एक बड़ा विषय है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया मनोज आपका। बहराइच से सत्येंद्र हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रही है बहराइच से? जी अमनदीप, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मैं इसमें मतगणना स्थल चौधरी सियाराम इंटर कॉलेज पखापुर में मौजूद हूं, जिसमें लगभग आज पंचायत चुनाव को लेकर 39,024 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। आज उनकी जो मतगणना होगी वो स्टार्ट हो चुकी है। मतगणना स्थल पर स्वराज एक्सप्रेस की टीम मौजूद है, लेकिन यहाँ पर देखने को ये मिला है कि जो कोरोना के लिए जो प्रोटोकॉल बना हुआ था वो उसकी धज्जियां पूरी तरीके से उड़ाई जा रही हैं। सत्येंद्र, क्या कोई जिम्मेदार वहां पर कोई भी सलाह या फिर हिदायत देता हुआ नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि देखिए, ये जो जिम्मेदारी है ये पुलिस प्रशासन पर दी गई थी कि जो कोरोना की गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल है, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जी अमनदीप, मौके पर जो है आरओ भी मौजूद हैं, जो मेन मतगणना स्थल के अधिकारी होते हैं, और साथ ही साथ एसडीएम और सीओ और एडिशनल एसपी भी मौजूद हैं। लेकिन पब्लिक इतनी हावी हो चुकी है यहाँ पे कि कोई भी कोविड लाइन पुलिस प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और मतगणना स्थल के बाहर काफी भारी संख्या में लोग एकत्रित हो चुके हैं। और सबसे बड़ी घटना ये है कि जो प्रत्याशियों के साथ एजेंट की जो सूची बनी थी कि एक प्रत्याशी एक एजेंट, ये फार्मूला जो बना था उसको यहाँ पे तार तार दिख रहा है। वो एक प्रत्याशी के साथ 4 एजेंट बना दिए गए हैं, जिसकी वजह से पूरी तरह से मतगणना स्थल के अंदर भी बहुत अधिक भीड़ है और मतगणना स्थल के बाहर भी बहुत अधिक भीड़ है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल नाकाम है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा। आपके जिम्मेदारों से इसको लेकर बात हुई कि आखिर क्यों प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है? अगर आप लोगों पर जिम्मेदारी है तो क्यों नहीं जनता को समझाई जा रही है, और इतनी बड़ी संख्या में जनता को आने क्यों दिया जा रहा है? इजाजत किसने दी है इसकी? जी मैम, हमारे एसीएम कैसरगंज से बात हुई थी, महेश कैसल से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि लगाम लगाने की पूरी कोशिश की जाए, लेकिन पब्लिक मानने को तैयार नहीं है। पब्लिक बाहर भी एकत्रित है और अंदर भी जो मतगणना में जो कल पास निर्धारित किए गए थे पास करने की, उसमें काफी लापरवाही देखने को मिली है। उसमें जिम्मेदार जो जिले के जिम्मेदार थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो आज ये कोरोना बढ़ने के चांस यहाँ पे बहुत अधिक हो गए हैं। मीडिया भी एक्टिव है यहाँ पे, मीडिया के भी काफी लोग यहाँ पे हैं, प्रशासन के कई आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन किसी तरह की कोई जिम्मेदारी कोई निभाते हुए नजर नहीं आ रहा है। सत्येंद्र, कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट सौंपने को भी कहा गया था एजेंट और प्रत्याशियों को, वो रिपोर्ट भी सौंपी गई या उसमें भी लापरवाही देखी गई? हाँ, कुछ प्रत्याशियों ने, अमनदीप मैं बता रहा हूँ कि कुछ प्रत्याशियों ने अपनी कोरोना रिपोर्ट जांच कराई थी, जिसमें कुछ लोगों की निगेटिव भी आई थी, कुछ लोगों की पॉजिटिव भी आई थी। तो जिन लोगों की निगेटिव आई थी, खैर इतना आला अधिकारियों ने यहाँ पे सावधानी बरती कि जिन लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई थी उन्हीं को जो है प्रवेश से मतगणना स्थल के अंदर दिया गया, और जिन लोगों की पॉजिटिव आई थी उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। और केंद्र में जिन लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है, सैनिटाइजर और जो मास्क की गाइडलाइन जारी की गई थी उसका पालन किया जा रहा है? और साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि केंद्र में किन लोगों को जाने की परमिशन दी जा रही है? जी, केंद्र पे एक प्रत्याशी एक एजेंट अमनदीप, उनको मतगणना स्थल के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है, और बाकी आला अधिकारी जो मौजूद हैं, और जो यहाँ पे मास्क और जो कोरोना प्रोटोकॉल की जो जरूरी गाइडलाइन थी मतगणना स्थल के अंदर तो वो पूरी नजर आ रही हैं, लेकिन मतगणना स्थल के बाहर जो एकत्रित भीड़ है उसमें कोरोना प्रोटोकॉल की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सत्येंद्र, जो भीड़ बाहर देखी जा रही है केंद्रों के, वहां पर सिर्फ आम जनता ही दिखाई दे रही है या फिर पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं उनमें? पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद है मैम, आम जनता काफी मात्रा में एकत्रित है। पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ आम जनता भी काफी मात्रा में मौजूद है, और कहीं न कहीं यह कोविड के प्रोटोकॉल के खिलाफ है, और कहीं न कहीं ये कोरोना संक्रमण को बढ़ाने के लिए काफी हद तक। सत्येंद्र, कोरोना के प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन हो, इसको लेकर यूपी में पुलिस के अलावा और किसको जिम्मेदारी सौंपी गई थी? जी, जैसा कि मैं अमनदीप बता दूं जानकारी के लिए कि जो जिला मजिस्ट्रेट हैं, जिला अधिकारी महोदय हैं शंभू कुमार जी, उनको यह जिम्मेदारी प्रस्तुत की गई थी। जिम्मेदारी उन्होंने फिर जितने भी मतगणना स्थल बने वहाँ के जो निर्वाचन अधिकारी हैं, आरओ हैं और एसडीएम हैं, उप जिलाधिकारी हैं, उनको ये जिला मजिस्ट्रेट ने यह जिम्मेदारी सौंपी थी। कल मतगणना स्थल के अंदर तो पूरी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, लेकिन जो देखने वाली बात यह है कि क्या आला प्रशासन जो है मतगणना स्थल के बाहर जो मौजूद भीड़ है उस पर लगाम लगा पाती है कि नहीं लगा पाती है। मतगणना स्टार्ट हो चुकी है, प्रथम चक्र की मतगणना चल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी। और दूसरी बात अमनदीप, मैं आपको बता दूं कि 63 जो भाजपा समर्थित प्रत्याशी हैं, 63 भाजपा समर्थित प्रत्याशी जिला पंचायत पद के
उनको देखने वाली बात होगी कि क्या उनकी सांस दांव पर लगी हुई है, क्या उनका नतीजा आता है, क्या भाजपा अपने दांव को बहराइच में बचा पाती है कि नहीं बचा पाती है। खैर लड़ाई बहुत है जी। स्थिति तो सत्येंद्र नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगी, पर वहां पर जो लोग मौजूद हैं और कार्यकर्ता मौजूद है, क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश की कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि कोरोना को लेकर भयावह स्थिति बनी हुई है, अब हर कोई जानता है कि कोरोना कितना खतरनाक है, 1 साल से ज्यादा हो चुका है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, फिर क्यों अपनी जान जोखिम में डालकर केंद्र के बाहर खड़ी हुई है इतनी बड़ी संख्या में जनता? मैम ये कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की लापरवाही जरूर है। अगर प्रशासन सख्त होता तो जो जनता है वो एकत्रित होती है। लॉकडाउन भी लगा हुआ, उसके बावजूद भी इतनी भीड़ देखने को मिले तो कि कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही जरूर सामने आ रही है। ये जिम्मेदारों की लापरवाही तो है ही सत्येंद्र, पर कहीं ना कहीं लोगों को भी अब जागरूक होना होगा। 1 साल से ज्यादा हो चुका है कोरोना की गाइडलाइन को लेकर, जन जन तक हर एक माध्यम से लोगों को जागरूक करने की पूरी कोशिश की जा रही है। उसके बाद में भी लोगों में इतनी बड़ी लापरवाही देखी जा रही है, जहां हम एक तरफ देख रहे हैं कि लगातार मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी लोग सबक लेने को तैयार नहीं है। जी हमारी कुछ लोगों से बात हुई, कुछ जनता के लोगों से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव है, सभी जो जनता एकत्रित है वो अपने अपने प्रत्याशी को जीतने और उनको माला पहनाने के लिए एकत्रित हुई है। उनसे ये भी पूछा गया कि कोरोना को आप देख रहे हैं इस समय इतनी भयावह रूप ले रहा है, इसको देखते हुए आप एकत्रित भीड़ में आए हुए हैं कि आपको इसकी टेंशन नहीं है, आपको इसका डर नहीं है। उन्होंने कहा चुनाव पहले है। सत्येंद्र, मैं सुन पा रही हूँ कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है, क्या जनता को लेकर ही अनाउंसमेंट किया जा रहा है? प्रत्याशियों के साथ जो एजेंट आए हैं उनको जो इधर उधर आए हैं उनके लिए जो गाइडलाइन लगाई गई है कि आप अपने मतगणना कक्ष में जाकर वहां से इधर उधर न खाए हुई है और कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करिए। और जहां तक देखने को मतगणना स्थल के अंदर तो देखने को मिल रहा है कि कोविड गाइडलाइन की पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है, लेकिन भीड़ जो बाहर एकत्रित है उस पर प्रशासन संतुलन नहीं बना पा रहा है। तो ये अनाउंसमेंट अंदर से हो रहा है और भीड़ बाहर देखी जा रही है। सत्येंद्र, सुबह का वक्त है, अभी देखिए भीड़ इतनी बड़ी संख्या में है और कुछ ही देर में हम देखेंगे कि भीड़ और ज्यादा बढ़ सकती है, तो इसको लेकर कोई इंतजाम केंद्र पर देखे जा रहे हैं? अभी जैसे जैसे परिणाम आते जा रहे हैं भीड़ उतनी एकत्रित होगी, लेकिन यहाँ से देखने को अभी तुरंत देखने को मिल रहा है कि यहाँ के पीएसपी के जवान भी आ चुके हैं, पुलिस फोर्स काफी मात्रा में आ चुकी है। तो हालात को किस तरह से यहाँ के प्रशासन और आला अधिकारी मैनेज कर रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। आप नजर बनाए रखिएगा सत्येंद्र, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बहराइच से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, इससे पहले हमने आपको आगरा की तस्वीरें दिखाई। यहाँ ना तो कोरोना की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, ना तो कोई प्रोटोकॉल मान रहा है। आपको बता दें कि केंद्रों के बाहर बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई है और साथ ही जो एजेंट और प्रत्याशियों की कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव सबमिट करने को कहा गया था वो भी अभी तक नहीं की गई है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखी जा रही है। और चुनाव आयोग हालांकि इसको लेकर पहले ही हिदायत दे चुका है। और हमारे साथ में संवाददाता रामपुर से अशोक शर्मा जुड़ गए हैं। अशोक, रामपुर में किस तरह की स्थिति देखी जा रही है? देखिए अमनदीप, मैं निश्चित तौर पर आपको बता दूं, जिस तरह से जो है चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है, जिस तरह से जिला प्रशासन ने यहाँ पुख्ता इंतजाम किए हैं, ये काफी जो है मुकम्मल तरीके से देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सभी को हिदायत दी गई थी, जिसने यहाँ पर जो कैंडिडेट थे सबको हिदायत दी गई थी कि सभी लोग अपनी कोरोना की जांच करा लें, जिससे जो है वहाँ पर जो है किसी को भी एक दूसरे को बीमारी ना लग सके। और यहाँ पर भारी पुलिस बल के इंतजाम है, प्रशासन के कड़े इंतजाम यहाँ पर करे हुए हैं। अब देखने वाली बात है किस तरह से प्रशासन अपने जो ये कायदे हैं ये कैंडिडेटों पर किस तरह से खरा उतर पाता है। जी अशोक, रामपुर में जो कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी की गई थी, जो प्रोटोकॉल थे, क्या पूरी सख्ती के साथ में पालन किया जा रहा है? देखिए अभी तक तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, क्योंकि कई सारी जगह ऐसा हुआ है, क्योंकि जब जिस समय चुनाव हो रहे थे तो उस समय जो है सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल भी जो है पालन नहीं किया गया था। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आ रही थी, जहां जहां भी पोलिंग बूथों पर हम लोग गए थे, हमने कवरेज करा था। लेकिन अब देखने वाली बात है, इस समय अभी सुबह का समय है, अभी यहाँ पर भारी भीड़ नहीं है, हम लोग वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अब देखते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर कैंडिडेट जो है यहाँ पर आएंगे, जनता यहाँ पर आएगी, तो किस तरह से प्रशासन अपने जो गाइडलाइंस है कोरोना की उसका पालन करा पाता है। जी अशोक, अगर रुझान की बात कर ले तो कब तक पहला रुझान आ सकता है?
देखिए रुझान की अगर बात की जाए तो रुझान कम से कम में 4 बजे तक देखने को मिलेगा, 3 बजे तक पहला रुझान, क्योंकि जिस समय तक अभी तक वोटिंग की तैयारियां हो रही है, गिनती शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक रुझान की बात जो है सामने स्पष्ट नहीं हो पा रही है। 9 से 2:30-3 बजे तक रुझान आना शुरू हो जाएंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें आपको यूपी के अलग अलग क्षेत्रों से दिखा रहे थे, बहराइच, आगरा, अशोक, रामपुर से। तो आपको बता दें कि हर बार जब मतगणना होती है तो सबकी जो निगाहें होती हैं वो नतीजों पर होती हैं, पर इस बार जो तस्वीरें हैं वो कुछ और देखी जा रही हैं। इस बार जो परेशानी की वजह है वो नतीजों से ज्यादा कोरोना की गाइडलाइन और कोरोना के प्रोटोकॉल बने हुए हैं, क्योंकि चुनाव आयोग हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, इसको लेकर सख्त हिदायत पहले दे चुका है कि केंद्रों के बाहर किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, कर्फ्यू जैसे हालात होने चाहिए। केरल में एलडीएफ 10 से आगे है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 58 सीटों पर है बीजेपी और पश्चिम बंगाल में 78 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस आगे है। असम में कांग्रेस 5 सीटों पर आगे है और असम में बीजेपी 12 सीटों पर आगे है। ताजा आंकड़े आपको बता रहे हैं नतीजे। केरल में एलडीएफ 10, यूडीएफ 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। पश्चिम बंगाल में 58 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस 78 सीटों पर है। असम की बात करें तो कांग्रेस 5 सीटों पर आगे है। असम में बीजेपी 12 सीटों पर आगे है। तो पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो तृणमूल कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। अगर असम की बात कर लें तो असम में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। इससे पहले जो एग्जिट पोल सामने आया था उसमें भी यही सब आंकड़े देखे गए थे। तमिलनाडु की अगर बात कर ले, पुडुचेरी की बात करें तो एनडीए 5 से आगे है और तमिलनाडु में एडीएमके 11 सीटों पर आगे है और डीएमके 34 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो ये ताजा रुझान आपको बता रहे हैं। पुडुचेरी में यूपीए 1 सीट पर आगे है। केरल में एलडीएफ को 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए देखा जा रहा है। तमिलनाडु में एडीएमके 11 सीटों पर आगे है, तो वहीं डीएमके 34 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। पुडुचेरी की अगर बात करें तो एनडीए 5 सीटों पर आगे है, वहीं यूपीए 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है और केरल में एलडीएफ 10 सीटों पर आगे है। तो ये ताजा रुझान आपको बता रहे हैं। जैसा कि पोलिंग एग्जिट पोल देखा गया था उसमें भी कहा गया था कि एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीत सकती हैं, वैसे ही कुछ रुझान देखे जा रहे हैं और जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में ही देखा जा रहा है। असम की अगर बात कर ले हम तो असम में कहा जा रहा था कि एक बार फिर से भाजपा जीत सकती है और वैसे ही कुछ रुझान देखे जा रहे हैं। और तमिलनाडु की अगर बात कर ले तो यहाँ पर कुल सीटें 234 है और बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए। अब ये स्थिति कुछ घंटों में साफ हो पाएगी कि किसको कितनी सीटें मिलती हैं। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।